Welcome to Quality Coaching Academy. फिजिक्स के एमसीक्यूज क्या है? तो 123 a charge conductor is bring closer to one another. अगर चार्ज सेम हो तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बहुत आसान लॉजिक है। आपको पता है पोटेंशियल वहां कांस्टेंट होता है जहां मूवमेंट में वर्क डन ना करना पड़े। अगर आप मूवमेंट में वर्क नहीं करोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर आप वर्क नेचर के मुताबिक कर रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर आप नेचर के खिलाफ वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये मेरे दो हाथ, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर मैं इस एक हाथ को इस पॉजिटिव से दूर ले जा रहा हूं तो इट इज अकॉर्डिंग टू नेचर, और अकॉर्डिंग टू नेचर मीन पोटेंशियल डिक्रीज। अगर मैं इस हाथ को पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव के करीब ला रहा हूं so I am doing work against nature, potential increases. और अगर मैं इस हाथ को देखो सेम डिस्टेंस पे है और मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं so I am doing no work, मैं कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैं उसके खिलाफ जा रहा हूं अगेंस्ट नेचर, ना मैं उसके सेम जा रहा हूं। तो इस वक्त मैं वर्क नहीं कर रहा तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ये मेरा हाथ पॉजिटिव, ये पेज पॉजिटिव के सामने मैं इसको इस तरफ मूव कर रहा हूं, पोटेंशियल कांस्टेंट। इसी से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। अगर मैं इसकी तरफ जा रहा हूं तो अगेंस्ट नेचर है पोटेंशियल इंक्रीज, मैं इससे दूर जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू नेचर है पोटेंशियल। तो सेम चार्ज को करीब लाना अगेंस्ट नेचर है पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 123 में क्या होगा जनाब? कपदी हम न पोगी कना खपा कलार कोर की केनी खा असिजान मस्तड़े का हुई अल्लाह मनशा। ठीक है कना? 123 आप समझ गए। 124 two bodies possess 2 electron and 3 electron charges 1 meter apart will attract each other. तो क्वेश्चन गलत है ना? कहा है कि एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 3 इलेक्ट्रॉन है, और इनके दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है। बताओ कि इनके दरमियान अट्रैक्शन कितना होगा? तो वो बंदा जो किताबों से काफी दूर रहा हो, या वो बंदा जो किताबों में ही जी कर आया हो। ददवाड़ तो इस तरह का क्वेश्चन वो दोनों गलत करते हैं, समझ गए हो ना? जो किताबों से दूर रहा हो और वो सिर्फ फोर्स की बात सुने तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन को फोर्स समझेगा और फौरन वैल्यू लेगा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय, और उसकी खुशकिस्मती है कि लगता है ऑप्शन में कोई वैल्यू मौजूद होगी, इंशाल्लाह वैल्यू मौजूद होगी। उसका आंसर गलत होगा क्योंकि वो फोर्स मालूम कर रहे हैं और मैंने आपसे अट्रैक्शन मांगा। क्या मांगा है? और इलेक्ट्रॉन को 0 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। यहां जो भी फोर्स है वो रिपल्शन है, वो अट्रैक्शन। तो आपने अट्रैक्शन में और फोर्स में फर्क करना है। फोर्स कितना होगा वो इससे आ जाएगा, यानी दैट विल बी KE 2E और 3E, 2 3s are 6 और 1, तो इट मीन 6 टाइम्स ऑफ KE। और इंशाल्लाह इसमें होगा और सबके 6KE स्क्वायर है ना, 6KE स्क्वायर ऑप्शन ए। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन ए में रखा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिसने 6KE स्क्वायर लिया उसने अट्रैक्शन को फोर्स की जगह मालूम किया, फिर ये ठीक था, फिर डेफिनेटली ठीक होता, रिपल्शन फिर ठीक होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन कितना होता है? 0 न्यूटन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 125 पे हम बात करते हैं। 125 है, एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, 50% डिके हो चुका है। ये इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा? तो 50% डिके का मतलब क्या है? हाँ, 50% डिके का मतलब है कि उस सैंपल का आधा मिकदार, उसकी आधी मिकदार, शाबाश, आधी मिकदार नेस्तो नाबूद हो गया है। समझ गए हो ना? आधा मिकदार जो है खत्म हो चुका है। अब क्या है? आधा मिकदार खत्म होने का जो टाइम होता है वो होता है क्या? वो इंटरवल हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ होता है T1/2। लेकिन आपको पता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट। इट इज द रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ एंड। तो इट मीन के 50% एक एलिमेंट बर्बाद हो जाए तो उसका इंटरवल हाफ लाइफ होता है, बट हाफ लाइफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय natural log of 2 divided by decay constant, and the correct option is option C. The next question my dear students, 126 कहता है कि 3/6 of radioactive sample is decayed in 12 hours. जब आपसे कहा गया कि 6 में से 3 बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, डिके हो गए, ये खत्म हो गए, तो इसका मतलब है ये 3 देखो, ये 6 का हाफ है या नहीं है? लेकिन 6 में 3 की बर्बादी कितना टाइम ले रही है? 12 आवर। तो ये 12 आवर इसका क्या है? हाफ लाइफ हुआ ना। जब आधी मिकदार जाया हो रही है तो ये टाइम क्या है? ये हाफ लाइफ है। अगर मैं आपसे कहूं
नीचे जो भी वैल्यू आती है ये हमेशा किस चीज को शो करता है, इनिशियल को। तो इसका मतलब है कि 6 से लेकर 3 तक आने में कितने घंटे लगे हैं, तो बताएं अगर इस 6 पर 20 आवर गुजर जाए तो कितने बाकी रहेंगे। तो आप कहें सर 12 में ये 3 और अगले 12 में ये 1 पॉइंट, तो 24 आवर के बाद जो रिमेनिंग होंगे दैट विल बी 1.5। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127। 127 क्या है, द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन इज मेनली, सन से जो एनर्जी आती है वो फ्यूजन है, और फ्यूजन इज प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। कौन सा साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है ये वाला। तस्वीर बने फ्यूजन एनर्जी, सन से एनर्जी कौन सी वाली होती है, दैट इज फ्यूजन एनर्जी। भाई 126 में क्या है, ए है, और 127 द एनर्जी फिजन नहीं है, फ्यूजन है। फिजन नहीं है, फिजन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, 10⁵ केल्विन पे कहां होता है फिजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, और उसमें एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को 2 टुकड़े करता है, जबकि फ्यूजन लाखों डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और इसमें 2 न्यूक्लियाई इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। और सन में हाइड्रोजन के 2 स्मॉल न्यूक्लियाई इंटरमिक्स होकर एक ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बना लेता है और एनर्जी देता है, तो फ्यूजन होता है। समझ गए हो। दूसरी बात की जो एनर्जी है फिजन की कम होती है, और सूरज से जो एनर्जी मिलती है वो फिजन से हजारों गुना ज्यादा मिलती है, तो दैट मैचेस विद फ्यूजन। समझ गए हो, तो दैट इज फ्यूजन। 128 है, अगर एक्स रिप्रेजेंट द इनिशियल न्यूक्लियाई, तो कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो आप कहां से शुरू करोगे, एक्स से। पहले हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 2x/2, और दूसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा, x/4। तो ये x न्यूक्लियाई थे और x/4 न्यूक्लियाई ये हैं, थे कितने x, है कितने x/4, तो जाया कितने हुए, जो जाया हुए माय डियर स्टूडेंट, जाया शुदा इज ऑलवेज इक्वल टू ते माइनस, समझ गए हो, वैल्यू पुट करें ना, तो आपको मिलेगा x - x/4 एंड द आंसर इज 3x/4। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 129 पे हम बात कर रहे हैं। 129 कहता है द प्लेन ऑफ कॉइल कैरिंग करंट इज पैरेलल। तासुब उम्मीद लरम से तासुब टॉपिक के वैली, अगर आपको टार्क की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल में टार्क की बात करें, तो आपको क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन में से एक गिवन होगा, या आपको इंफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल दिया होगा और या आपको इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेन दिया होगा, और दोनों इक्वेशन आपने पढ़े होंगे। नॉर्मल का इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो टार्क के लिए इस्तेमाल करोगे NIAB sin थीटा, और जब प्लेन का इंफॉर्मेशन दिया हो तो टार्क के लिए इस्तेमाल करोगे NIAB cos ऑफ अल्फा। अब बताओ स्टेटमेंट में नॉर्मल है या प्लेन है, प्लेन है तो मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, और कहा है कि प्लेन मोहतरम मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, और पैरेलल मीन के मैं एंगल क्या लूंगा। अब अगर जिसने ये इक्वेशन इस्तेमाल किया उसने गलत किया, क्योंकि उसने नॉर्मल वाला इक्वेशन प्लेन के लिए इस्तेमाल किया, प्लेन वाला ये है, नॉर्मल वाला ये है, तो हम इससे डिसीजन करेंगे तो NIAB और cos ऑफ अल्फा की जगह, लेकिन cos ऑफ 0 क्या आता है, और जब भी cos या sin से 1 आंसर आ जाए द रिजल्ट इज मैक्सिमम। द रिजल्ट इज, अगर इक्वेशन में साइन हो और 1 आ जाए रिजल्ट इज मैक्सिमम, और अगर रिलेशन में cos हो और 1 आ जाए द रिजल्ट इज अगेन मैक्सिमम। 1 रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos एंड sin। सो देयरफॉर जब कॉइल का प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो तो जो टार्क पैदा होगा द टार्क विल बी एंगल है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस वक्त आंसर है मैक्सिमम। और 129 में करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, और 130 क्या कह रहा है, द पेज वो सो कड़ी खाना नौड़ी। हाँ 130 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, फ्लक्स चार्ज डिवाइड बाय एरिया,
is charge density, energy divided by area is energy density, so flux divided by area is flux density. तो मुझसे कहा जा रहा है फ्लक्स डेंसिटी, मैंने फ्लक्स को एरिया पे डिवाइड किया, लेकिन मुझे एक फार्मूला याद है जिसमें फ्लक्स होता है किसके बराबर, बी ए। तो अगर कहीं ए इस तरफ आ जाए तो फ्लक्स बाय ए क्या हो जाएगा, तो इट मीन के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली 5 बाय ए है, बट इट इज इक्वल टू, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन ए है लेकिन आंसर क्या है, बी है। 131 पे बात करूंगा, द कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका फर्ज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल है, और ये इस वेलोसिटी से एंटर हो रहा है। तो आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड पर क्या लगता है, उस पर फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट। ये फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है Q, और B क्रॉस V नहीं, V क्रॉस B, क्योंकि V क्रॉस B का डायरेक्शन फोर्स से मिलता है, B क्रॉस A का डायरेक्शन फोर्स के। इससे अच्छा MCQ कब बनता, अगर मैं आपसे कहता कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, मुझे करेक्ट बता दीजिए, तो मैं कहता कि F इज इक्वल टू माइनस Q V क्रॉस B, फिर मैं कहता माइनस F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और फिर मैं कहता F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और फिर मैं कहता ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के बजाय अगर ये दिया होता ज्यादा बेहतर होता। यानी हाँ, आप समझ गए हैं इसमें करेक्ट क्या होगा, द गलत तेखाना, क्योंकि V क्रॉस B और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। अगर इनका डायरेक्शन सेम है तो या दोनों के साथ पॉजिटिव लगाओ या दोनों के साथ नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ एक के साथ नेगेटिव है, दूसरे के साथ तो गलत है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम साइन रखने का हक रखते हैं, समझ गए हो। यहाँ फिर गलत है, क्योंकि V क्रॉस B और फोर्स सेम डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नहीं हो सकता, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और ये हाँ ठीक है, V क्रॉस B और F सेम डायरेक्शन में है, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी, समझ गए हो। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इस वक्त कौन सा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इधर भी सी है। 132 प्लीज, 132 पे हमारी बातें हो रही हैं। अगर V1 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से आयनाइज कर रहा है, सेकंड से सॉरी, और V2 इसको थर्ड ऑर्बिट से आयनाइज कर रहा है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। एक वोल्टेज आया V1 आया, और इसने सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उठाया और ले गया अपने साथ, फ्री कर दिया। एक वोल्टेज आया V2, और वो थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर हमला आवर हुआ और वो इसको अपने साथ ले गया। तो ये वोल्टेज थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन छुड़ा सकता है, ये सेकंड से, कौन सा ज्यादा होगा। आप समझते हैं कि सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन छुड़ाना आसान नहीं है, मुश्किल है, तो इसके लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कम, तो ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा। लिहाजा द करेक्ट आंसर इज V1 इज ग्रेटर देन। अगर आप वैल्यू लेना चाहते हो तो याद रखना कि हाइड्रोजन एटम के लिए V1 यहां होगा 3.4 वोल्ट, और V2 जो है वो 0.85 वोल्ट है, 1.85 है, 1.10 तो याद दे, दादे अल्लाह देना गलत है, ठीक दा आपका गलत सीधी मरे ने उन्हीं से। 132 ये है, बस ये है, V1 क्या है, ज्यादा है, और V2 कहीं आप गलत तो नहीं बता रहे हो, आपने फर्स्ट से तो काउंट नहीं किया। फर्स्ट का 13.6 है, सेकंड का 3.4 है, और थर्ड का या 0.85 है या 1 पॉइंट जो आप कह रहे हो इस तरह है। ये रचे हर सरे दा रिलेशन ठीक देखा, ये ठीक है। 133 पे बात करते हैं, और 133 क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज 10h by 2 पाई। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 10h by 2 पाई है, 10h by 2 पाई है या 4 पाई है, 2 पाई लिखा है, शिट 10 आंसर नो करना, मैंने जो लिखा था इनको 4 पाई दिया था। एनी हाउ अब आंसर 10 भी ठीक है, आंसर मौजूद है। ओरिजिनल क्वेश्चन में मैंने दिया था 10h डिवाइड बाय 4 पाई, ताकि कुछ तो आप मॉडिफाई करो ना, ये तो डायरेक्ट पोस्टुलेट दे दिया, उसका फायदा क्या होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम 10h by 4 पाई है तो बताओ कि ऑर्बिट, मैं सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं, बाकी ओरिजिनल क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर बता रहा हूं। अगर ये आ जाता 10h by 4 पाई डियर स्टूडेंट, तो ऑर्बिट कौन सा होगा। आप कहोगे सर हम इसको कैंसिल करेंगे,
इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5h/2 पाई। लेकिन बोर ने हमें सेकंड पोस्टुलेट में बताया है कि h/2 पाई का जो भी कोफिशिएंट आएगा वही दरअसल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा। यहां कोफिशिएंट क्या होगा 5 और फिर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बी, फिफ्थ ऑर्बिट। लेकिन इन्होंने वैल्यू 4 के बजाय क्या लिख दी है, तो इस वक्त h/2 पाई का कोफिशिएंट क्या है 10 और 10 का मतलब है कि यहां कौन सा ऑर्बिट होगा, द ऑर्बिट विल बी 10। समझ आ गई है द ऑर्बिट विल बी 10। इस वक्त 10 ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही है। 134 प्लीज। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। वही हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट में स्पीड v2 है और थर्ड ऑर्बिट में स्पीड v3 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होता है फास्ट घूमता है और जितना न्यूक्लियस से दूर होता है तो स्लो घूमेगा। तो गोया v2 क्या है ज्यादा और v1 क्या है कम, सॉरी v3 कम है, लिहाजा द आंसर विल बी ग्रेटर देन 1 और करेक्ट ऑप्शन पता नहीं क्या है बी है। 135 पे हम बात कर रहे हैं द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय जनरेटर, और दुनिया जानती है कि पीक वैल्यू V0 एंड इट इज इक्वल टू नवाब मोहतरम साहब, ठीक है। तो जनाब NWAB ये पीक वैल्यू होती है 136। अगर आपसे कहे व्हाट इज द कंट्रोलर ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम जनरेटर, व्यवस्थी गौर करें, नंबर ऑफ टर्न्स, क्वेश्चन सुन लें। अगर मैं कहूं कि पीक वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फैक्टर इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ओमेगा, ऑप्शन सी एरिया और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गुड, ऑल नहीं लोगे क्योंकि एक बार जनरेटर बन जाए तो उसमें नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो जाते हैं। एक बार जनरेटर बन जाए तो एरिया ऑफ कॉइल फिक्स हो जाता है। एक बार जनरेटर बन जाए तो उसमें जो मैग्नेट आपने रखा है बी फिक्स हो जाता है। तो आप एक ही जनरेटर से पीक वैल्यू कम और ज्यादा कर सकते हो। अक्सर हम रिदली हुई रेस पे ज्यादा और रेस पे कम का, तो वो फ्यूल का एक नट होता है, वो आप ढीला करते हो, नट टाइट करते हो, कम फ्यूल मिलता है मोटर को, कॉइल स्लो घूमता है, वोल्टेज कम मिलता है, पीक वैल्यू कम होती है। आप फ्यूल का नट लूज करते हो, पाइप से ज्यादा पेट्रोल जाता है, मोटर को फास्ट घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाता है। लेकिन द पीक वैल्यू कंट्रोलर फॉर जनरेटर एन, ए और बी नहीं है, क्योंकि एक बार जनरेटर बन जाए तो एन, ए और बी क्या हो जाते हैं और हम बाहर से सिर्फ ओमेगा को कम और ज्यादा करके पीक वैल्यू एडजस्ट करते हैं। समझ आ गई है। सो पीक वैल्यू इस सब के बराबर है, यानी वैल्यू पीक इन सब के प्रोडक्ट के बराबर है, लेकिन उस पीक वैल्यू को कम ज्यादा करने का काम हम किस चीज से लेते हैं, ओमेगा से लेते हैं और फ्यूल नट से लेते हैं। उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो ओमेगा कम होता जाएगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ओमेगा ज्यादा होता जाएगा। 136 पे हम बात कर रहे हैं। 136 two turns coil rotating with 2 radian per second magnetic field of 2 Tesla, the peak value is 64. What is the area? एक कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 64 है, एरिया क्या होगा। तो आप जानते हो पीक वैल्यू इज डिनोटेड बाय, और पीक वैल्यू आपको क्या मिली है 64, और पीक वैल्यू यहां से लिख सकते हो NWA और B 64 के बराबर है। अब आपसे कह रहे हैं क्या एरिया मालूम करो ना, तो एरिया को अकेला छोड़ो तो 64 डिवाइड बाय NWB, इन सब की वैल्यू क्या है 2 2 and 2, 2 2s are 4 2s are 64 डिवाइड बाय 8 इज 8 मीटर स्क्वायर। कम जवाब टिक दें ए, ऑप्शन ए सही है डियर स्टूडेंट। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 137। वन 137 पे बात कर रहा हूं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, NS इज डबल ऑफ NP। अगर इसका इनपुट सिग्नल 140 वोल्ट हो और 50 हर्ट्ज हो, तो आप बता दें कि इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो कितना होना चाहिए। तो आसान सी बात है, सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी के क्या है, और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, तो अगर टर्न्स डबल हो गए हैं तो वोल्टेज भी, तो इनपुट 140 है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 280, बट ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को ना कम करता है ना, तो 280 वोल्ट विद
50 हर्ट्ज, 280 वोल्ट विद 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है या डी ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी है। 138 पे हमारी बातें हो रही हैं। 138 क्या कह रहा है? एक चार्ज है प्लेस बिसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा आप बताएं, शाबाश, नीचे देख रही हैं, आप बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नहीं सुना? मैं सुनाता हूं। ये चार्ज क्यों है? ये चार्ज क्यों है? ठीक है, और इस चार्ज क्यू को एक क्लोज स्फीयर या स्फीयर के आसपास रखा है। बताओ कि इस चार्ज से इस स्फीयर में नेट फ्लक्स कितना होगा? तो 0 होगा। दो खबरी दी, एक फ्लक्स होगा गाज़ लॉ का 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज, लेकिन ये चार्ज क्या है? इनक्लोज। यहां स्फीयर के अंदर चार्ज 0 है तो फ्लक्स क्या होगा? ये तो गाज़ लॉ है। प्रैक्टिकल क्या कहोगे? आप कहो सर अगर ये चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो इससे फर्ज करो इतने लाइंस इस स्फीयर के अंदर आ गए, 1 2 3 एंड 4, तो ये लाइंस दूसरी तरफ से निकल भी जाते हैं, तो एक साइड से फ्लक्स कमिंग है और एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव, तो ये -4 का फ्लक्स होगा और जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? +4, तो द नेट फ्लक्स इज -4 + 4 एंड इट विल बी 0। समझ गए हो? द नेट फ्लक्स थ्रू द होल स्फीयर इज 0। नेक्स्ट है 139 डियर स्टूडेंट्स। 139 हमें क्या बताता है? एक वायर है 10 मीटर लंबा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने रखा है और 80 न्यूटन का फोर्स लगा है। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटेंसिटी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि फोर्स होता है ILB। फोर्स की वैल्यू क्या दी है? 80। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटेंसिटी IB चाहिए और लेंथ कितना दिया है? तो ये मोहतरम इस मोहतरम को कैंसिल कर देगा, तो IB = 8। समझ गए हो? एंड द करेक्ट आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड B = 8 यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। वी आर डीलिंग 140। We are dealing 140. A radioactive sample is 25% of its initial quantity. The time passed is by radioactive source कहां से शुरू होता है? कहते हैं कि 100 से बेचारा सफर हुआ और कहां तक आके पहुंचा है? 25 पे आके पहुंचा है। तो बताओ कि ये जो टाइम है ये कितना गुजरा है? तो आप कहे सर 100 से 25 पे डायरेक्ट तो नहीं ना जाएगा, रास्ते में क्या आएगा? तो 100 से 50 ये एक हाफ लाइफ और 50 से 25 ये दूसरी हाफ लाइफ, so the time will be double of half life। समझ आ गई है? the time interval will be double of half life। तो होपो सुनता का मैं क्वेश्चन 140। हाँ, बी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 141 पे हमारी बातें हो रही हैं। द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर्स फर्स्ट लाइन इज, सॉल्व किया है? आप कहें सर वेवलेंथ हो तो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। आप जानते हैं बाल्मर का वेवलेंथ के लिए P की वैल्यू क्या होगी? बाल्मर मीन P2 होगा और फर्स्ट लाइन कहां से शुरू होता है? 3 से, तो ये बन जाएगा 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4, 2 का स्क्वायर 4 और 1/3 का स्क्वायर 9। दोनों इससे क्या आता है यार? क्या आता है? इनका 36 आएगा, 36/4, तो 9 - 4, तो इट मीन λ = 36/5R और ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी सही है डियर स्टूडेंट्स। लेट मी प्रोसीड प्लीज। 142 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 142। लेमन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड। हाँ ठीक है, हाँ खुरे में मां। 143 अल्ट्रावायलेट। 142 में क्या है? अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट में लेमन सीरीज लाया करता है। ओके, क्या करना कहीं ठीक दे 10 हो है ठीक दे, मतलब सही दे। अच्छा देखें 142 हो गया। 143 की तरफ आते हैं। द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी स्टेफन लॉ के मुताबिक इस सिग्मा इंटू टी का पावर 4। याद रखना, अक्सर लोग कहते हैं नेचर ऑफ बॉडी, अगर नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता तो ये जो स्टेफन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मुख्तलिफ बॉडीज के लिए मुख्तलिफ होती, लेकिन बॉडी बदलते जाओ, एल्यूमिनियम से कॉपर में आओ और कॉपर से लेड में जाओ और लेड से जिंक में जाओ और जिंक से रबर में आ जाओ, लेकिन स्टेफन कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती। द वैल्यू ऑफ स्टेफन कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल नेचर्स ऑफ बॉडी। इट मीन दैट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज द ओनली फंक्शन ऑफ, ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए अलग होती, कॉपर के लिए अलग होती, रबर के लिए अलग होती, तो फिर इसमें ऑप्शन होता
कि बोथ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सोर्स, समझ आ गई है। लेकिन ये नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। अच्छा, ये कहां से उठाया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्यों उठाया? वो तो सिलेबस में नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ही प्लैंक क्वांटम थ्योरी आया था, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी सिलेबस का पहला टॉपिक है मॉडर्न में, समझ गए हो ना, वो इन्वॉल्व है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। 144 क्या है? When light enters from vacuum in a medium, स्पीड क्या होगा? तो याद रखिए ये बाउंड्री है, इससे इस तरफ वैक्यूम है और इस तरफ क्या है? इस तरफ मीडियम है। जब रेज ऑफ लाइट यानी फोटॉन वैक्यूम में जाता है तो स्पीड क्या होता है? और जैसे ही ये मीडियम में आता है तो इसका स्पीड सी से क्या हो जाता है? कम, तो लेस देन सी होगा। एंड करेक्ट आंसर क्या है? 144 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी सही है। 145 पे आप बात कर रहे हैं, और 145 हमें बताता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कम से कम कितने डायोड चाहिए। तो आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन दो होते हैं, एक होता है सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें दो डायोड इस्तेमाल होते हैं, और इसमें तो अगर कहे कि फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर मैक्सिमम नंबर डायोड तो 4 और मिनिमम नंबर डायोड 2, तो इन्होंने मिनिमम मांगा है, करेक्ट ऑप्शन होगा 2। 146 पे हम बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम डबल, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। तो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ मोहतरम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का रूट ऑफ काइनेटिक के साथ इनवर्सली है। तो जब आप काइनेटिक को डबल करोगे तो डबल के ऊपर क्या आएगा? रूट आएगा, लिहाजा वेवलेंथ बन जाएगा 1/√2। रिलेशन में अंडर रूट है। ये कहां से आ गया? शाबाश, ये कहां से आ गया? सिलेबस, हाँ डी ब्रॉगली है लेकिन सिलेबस में नहीं है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रॉगली का आइडिया वेव पार्टिकल डुअलिटी से आता है, और वेव पार्टिकल डुअलिटी इज ओरिजिनेटेड विद पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन, समझ आ गई है। तो डी ब्रॉगली का अभी जो आपका टेस्ट कैंसिल हुआ, इसमें डी ब्रॉगली का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसी सिलेबस में जो 2022 में टेस्ट हुआ था उसमें डी ब्रॉगली के 2 क्वेश्चन मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं, समझ गए हो। सो दैट्स व्हाई उठाया गया है। 147 रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी चेंज्ड विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 हालात या 2 चीजों से कंट्रोल होती है, ये या टेम्परेचर के साथ बदल जाती है, और या यानी आप कॉपर को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दो, रेजिस्टिविटी आपने चेंज कर दी, या आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड बना दीजिएगा, आपने रेजिस्टिविटी चेंज कर दी है। 147 में करेक्ट आंसर क्या है? टेम्परेचर है, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर गिवन है, बाकी नहीं, सोर्स नेचर गलत है। 10 शेयर 147 सॉरी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। 148 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 148 कहता है द डायमेंशंस ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। दुनिया जानती है कि लेफ्ट साइड पे 1 वेवलेंथ है और राइट साइड पे क्या है? रेडबर्ग। इसका मतलब है वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? तो रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाकर ये मीटर इनवर्स यानी क्या बन जाएगा? लेंथ इनवर्स। रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन लेंथ इनवर्स से मिलता है। यो मंजिल वो गोरमा द 149 दे, हाँ ठीक शो जुलम खा शो गोरा वर्ता या बड़ा बड़ा लिखू 149, ठीक 149 है, ठीक है। मैंने 149 किया, आप बराह कर मेरी गलती माफ कर दें। 149 डियर स्टूडेंट, हमने 149 पहले डिस्कस किया, और 149 में लेंथ इनवर्स आता है। तब कोई खाना सब समझ गए हो, कोई इशू तो नहीं है ना? दैट्स गुड, वेरी गुड, शाबाश। 149 में लेंथ इनवर्स है, और ऑप्शन इसमें क्या है? सी। 148 जो दरमियान में रह गया था और चीफ के हमें बुला रहा था, वो क्वेश्चन है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल। आसान और लंडा बड़ा खबरा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है माय डियर स्टूडेंट द नेचर ऑफ टारगेट पे डिपेंड करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर वो बात जो टारगेट के नेचर पे डिपेंड करता है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो लाइट के, और जो टारगेट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर वो रिजल्ट जो टारगेट के बदलने से बदल जाता है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर वो रिजल्ट
जो टारगेट बदल भी दो लेकिन वो ना बदले, वो लाइट की इंटेंसिटी से कंट्रोल होता है। समझ गए हो ना? सो याद रखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टारगेट। ये किस पे डिपेंड करता है? और जो टारगेट से ताल्लुक रखेगा वो लाइट के किस चीज से दोस्ती करेगा? वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका बनेगा, लेकिन इंटेंसिटी के साथ उसकी नहीं बनेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी से टारगेट को हिट किया है, उसके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी से टारगेट को हिट किया है, उससे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी कम देना पड़ेगा। 149 हो चुका है। 150 क्या है माय डियर स्टूडेंट? द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कंपोज्ड ऑफ 17 ग्रुप्स। खैर गलत शुमा। हाँ 7 ग्रुप्स है डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं? शाबाश। रेडियो से लेकर गेमा तक, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट एक्सरेज और गेमा रे। टोटल सूदी उवदी और कम ऑप्शन टिक दे, बी ऑप्शन टिक दे। 151 पे अब बात करूंगा। 151 है कि द हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल भी रेडिएटिविटी बना कही, जब रेडिएटिविटी नहीं करेगा तो उसकी आधी मिकदार खत्म होने के लिए आपको कयामत तक का इंतजार करना पड़ेगा। और कयामत कब आएगी? थ्योरेटिकली इंफिनिटी पे। समझ गए हो ना? सो दैट्स व्हाई इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? इंफिनिटी। इसकी हाफ लाइफ होगी इंफिनिटी होगी। हम 152 पे बातें करेंगे। और 152 क्या कह रहा है? द डायमेंशन, द रेशियो ऑफ डीके एंड डीके कांस्टेंट। बस सही खाना, डीके और डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट से क्या आएगा? से हुआ ही का नाम आसान था ना? डीके डेल्टा एन को कहते हैं और डीके कांस्टेंट लैम्डा को कहते हैं। डीके डेल्टा एन का कोई यूनिट नहीं है, तो डेल्टा एन बाय डीके कांस्टेंट इसका यूनिट नहीं और इसका यूनिट है 1/सेकेंड। ऐसा है ना? ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? और सेकेंड बन जाएगा, तो शायद सेकेंड हो या टी हो। देखते हैं क्या होता है। द रेशियो ऑफ टी, डायमेंशन रेशियो ऑफ डीके, उसका तासो शिल्जली माता हुई सरदा खुद डायमेंशन क्वेश्चन दे न तासो डायमेंशन ता गुरु दे गट डीके और डीके कांस्टेंट ना गोरे। समझ गए हो ना? इसमें डीके भी है, डीके कांस्टेंट भी है। जब डीके कांस्टेंट सिलेबस में है तो डीके कांस्टेंट की हर बात सिलेबस में है। इसका यूनिट भी है, इसका डायमेंशन भी है, इसका डेफिनेशन भी है, इसका रिलेशन भी है, नेचर से क्या ताल्लुक है, इसकी वैल्यूज भी हैं कि इसकी डीके कांस्टेंट। ऐसा भी आपको दे सकते हैं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट ऑफ यूरेनियम, और आगे कहे व्हाट इज द डीके कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थोरियम का बुक किस्ता का निश्ता हो डीके कांस्टेंट का किस्ता का ना। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज इंफॉर्मेशन। एनी हाउ डीके कांस्टेंट का डायमेंशन टी है। क्या है? टी। इस रेशो का टी है, डीके का टी नहीं है। रेशो का क्या आ रहा है? इस रेशो का टी आ रहा है डियर स्टूडेंट। वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 153 मानवा खबर है क्यों? 153 क्या है? और 153 फरिश्ता, हाँ गलत सुन गया। 153 बताता हूं क्यों है कम नहीं पता। 153 निश्ता जमा पेज बांधी निश्ता। आप में आपके साथ पूरा टेस्ट है और मेरे साथ सिर्फ फिजिक्स का है। हाँ तो ये 150 द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बीटा एंड अल्फा बाय स्पीड ऑफ बीटा डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अल्फा। ऐसे जनरल खबर कहू का ना, तो बीटा क्या है? चार्ज पार्टिकल। क्या है? चार्ज पार्टिकल स्पीड जवर कौन का तवर है वोल्टेज कौन देता है? चार्ज पार्टिकल को स्पीड कौन देता है? वोल्टेज देता है। अल्फा पार्टिकल को भी स्पीड वोल्टेज देता है और बीटा पार्टिकल को भी स्पीड। अब अगर मैं बीटा पार्टिकल को स्पीड देने के लिए 10 वोल्ट का इस्तेमाल करूं और अल्फा को स्पीड देने के लिए 10,000 वोल्ट इस्तेमाल करूं, तो अल्फा का स्पीड बीटा से क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ओपन दे के ये क्वेश्चन, तो दे आर चार्ज पार्टिकल एंड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कंट्रोल्ड बाय द अप्लाइड पोटेंशियल। अगर अल्फा का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो फिर उसका स्पीड बीटा से आप ज्यादा कर सकते हो। आप बीटा को 0 पोटेंशियल दे दो, वो रुक जाएगा, आखिरकार रुक जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा। और आप अल्फा को 10,000 पोटेंशियल दे दो, ऐसे जाएगा जैसे बुलेट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से तेज जाएंगे। समझ गए हो ना? सो इट मींस अगर ओपन हैंडेड क्वेश्चन होता कि द स्पीड ऑफ बीटा वर्सेस अल्फा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1 और ऑप्शन डी होता ऑल पॉसिबल।
तो समझ जाना कि ये ओपन हैंडेड क्वेश्चन है। और ओपन हैंडेड क्वेश्चन में यू हैव टू प्रेफर ऑल पॉसिबल बिकॉज चार्ज पार्टिकल स्पीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड पोटेंशियल। होगा ऑल पॉसिबल पकीनी, then it is not an open handed question, it is a bounded question and the question lies now in radioactivity। अब क्वेश्चन कहां से आ गया? रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी मीन कि कोई पोटेंशियल हमने नहीं दिया और मेरा ये हाथ एक न्यूक्लियस है और नेचुरली उसी टेम्परेचर पर उसी न्यूक्लियस से अल्फा रवाना हो गया और उसी से बीटा रवाना हो गया। तो जब न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली ये इमिट होते हैं तो अल्फा का स्पीड कम होता है और बीटा का स्पीड, समझ आ गई है? तो अगर ऑप्शंस में ऑल पॉसिबल आया देन इट इज ओपन हैंडेड क्वेश्चन एंड ऑल आर प्रेफर्ड, समझ गए हो ना? लेकिन अगर ऑप्शन में ऑल पॉसिबल ना हो देन इट इज द बाउंडेड क्वेश्चन अराउंड रेडियोएक्टिविटी एंड यू हैव टू आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोएक्टिविटी के न्यूक्लियस से एमिशन और डीके के दौरान बीटा फास्टली इमिट होता है और अल्फा स्लोली। तो अब इसका आंसर क्या है? ऑल पॉसिबल पर किसका निष्ठपके नुदासरे बाउंडेड ने, तो फिर क्या लेंगे? सी। अब ये कहेंगे कि अब ये रेडियोएक्टिविटी के बेस से करेंगे और रेडियोएक्टिविटी में न्यूक्लियस से जब बीटा आता है तो इसका स्पीड और अल्फा आता है तो इसका स्पीड कम, तो द आंसर इज ग्रेटर देन 1। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी कैन स्टॉप बीटा पार्टिकल, हम बीटा पार्टिकल को रेस्ट में रख सकते हैं और अल्फा पार्टिकल से वो सर्कुलेशन कर सकते हैं जो कोई ख्वाब में भी नहीं कर सकता बाय अप्लाइंग हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज। तो 154 आप समझ गए हो क्वेश्चन 153 का आइडिया। अगर ऑल पॉसिबल होता सो यू हैव टू प्रेफर ऑल पॉसिबल, आप याद रखें। 154 द डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर t डिवाइड बाय r, v स्क्वायर t बाय r किसके बराबर है? नोवाला बस सोच गई। अब वो सर v स्क्वायर ओवर r होता है पावर और पावर और टाइम का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, हेंस द डायमेंशंस द रिजल्ट इज मैचेबल टू एनर्जी। 155 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटर के लिए R बाई टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो आप जानते हैं कि आर सी इज इक्वल टू, तो टी इधर सी उधर, तो R बाई टी विल रिप्रेजेंट 1 ओवर सी। 156 पे बातें होंगी। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल इज n, द पॉसिबल टर्न। स्टेप अप में क्या होता है? ns जो है वो क्या होगा? np से ज्यादा। अब गौर करें भाई, np की वैल्यू क्या दी है? n, तो ns n से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन ए में कहा है तो 156 नजर नहीं आ, हाँ ऑप्शन ए में n है। जैसे कि देशी दोनों टर्न्स बराबरी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, फिर ट्रांसफार्मर बनाते क्यों हो? बनाने ही इसलिए है कि वोल्टेज या कम करना है या ज्यादा। अगर आप टर्न सेम रखोगे तो जो वोल्टेज दे रहे हो वही उधर ले रहे हो, तो दे क्यों रहे हो, ले क्यों रहे हो, बस आगे आपके पास रिसीव हो रहा है ना, समझ गए हो? तो नंबर ऑफ टर्न्स कभी ट्रांसफार्मर में बराबर तपोए के खाना माचे सो वेले ताऊ ना खानदल वाले बखला खान दी कने सर, थोड़ा सा हंस लो मला, ऐसा देखो ऐसा हंसते हैं लोग। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। तपोए से पदे तपोए से लगा ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स में फर्क लाजमी है, नंबर ऑफ टर्न्स में फर्क, फिर मकसद खत्म हो जाता है। अब प्राइमरी में n है तो स्टेप अप में आउटपुट में n से ज्यादा, तो पहला ऑप्शन n गलत है, दूसरा n बाई 2 ये तो कम हो गया, स्टेप डाउन हो गया, तीसरा ही ठीक है 2n। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट ns इज इक्वल टू, इट मस्ट बी 2n डियर स्टूडेंट। 157 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 157। अगर करंट पास हो रहा है स्ट्रेट कंडक्टर से नॉर्मल टू योर पेज, देखो तब पेज तो बोर्ड तो ठीक ना, ये पेज है आपके लिए और मेरे लिए। यहां कहते हैं कि एक करंट, मैं पेज को देख रहा हूं और एक करंट इस पेज से बाहर नॉर्मल की तरफ आ रहा है, यदि पेज नॉर्मल बदी तरफ से ही एक करंट बाहर कूट के आ रहा है, समझ गए हो, फूट रहा है बाहर, करंट बाहर आ रहा है। यहां एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तब आए सर पल तम करंट तरफ तो वही सा गोते बदर तो वही, तो देखो करंट बाहर की तरफ है, मेरी उंगलियां इस तरफ है, इस तरफ मीन के मैग्नेटिक फील्ड के लाइन ऐसे बनेंगे और हम आसानी से इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए हो ना। तो अगर आपके पेज से आपकी तरफ नॉर्मल डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो आपके पेज पर जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे दैट इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर यू पीपल। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर। 158 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 158 से वाई खाना, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 10 फेराड। 10 नहीं, कैपेसिटर ऑफ 10 फेराड है और एनर्जी 1000 जॉल है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल? आप बताएं। शाबाश, 14 आता है। 158 में कहते हैं कि कैपेसिटेंस 10 फेराड के बराबर है।
एनर्जी आपको मिली है, यू से डिनोट होता है 1000। आप बताएं कि क्या पोटेंशियल मांग रहे हैं? पोटेंशियल क्या होगा? तो एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, जानते हो ना। अब वैल्यूज पुट करें कैलकुलेशन से, आपका पुराना ताल्लुक है, तो 1000 इज इक्वल टू 1/2 और ये 10 और वी स्क्वायर, ये और ये उड़ गया, 2 इधर और ये हो गया 200 और वी स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, सो इट इज राउंड अबाउट 14.1। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही है। 159 पे हमारी बातें हो रही हैं। 159 मुंतसवाई, द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज मेड 100%, द न्यू पोटेंशियल वर्सेस ओल्ड पोटेंशियल। यह देखा है न्यू पोटेंशियल और दूसरा है ओल्ड पोटेंशियल। आप मेरा साथ देंगे प्लीज? दासी वेरी दी, द न्यू पोटेंशियल वर्सेस ओल्ड पोटेंशियल। अच्छा सुने प्लीज, ओल्ड पोटेंशियल को आप क्या कहें? अवल पोटेंशियल व्यू। अब हुआ क्या है कैपेसिटर के साथ? उसका चार्ज 100% हुआ, लेकिन पोटेंशियल ऑफ प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जो सुमरा पर प्लेट बांधे चार्ज ज्यादा हमरा पोटेंशियल हम ज्यादा राजी। तो आपने जब चार्ज 100% किया तो न्यू पोटेंशियल भी 100% हो जाएगा, एंड 100% मीन डबल, सो द न्यू पोटेंशियल इज 2v, वी कैंसिल, द रेशो इज 2:1। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और 160 पे हमारी आगे की बातें हैं। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, उसको चार्ज किया गया 4 माइक्रोकूलम तक, पोटेंशियल बिटवीन इट्स प्लेट्स 12v। तो करेक्ट आंसर है, देखो पोटेंशियल मांग रहे हैं v इज इक्वल टू q बाई सी, तो पदे पुए गई। तो ये है 4 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोकूलम दे और दा माइक्रोफैराड दे। अच्छे ऑप्शन ये होते जिसमें मैं चाहता था ऐसा करूं, डोंट नो ऐसा क्यों नहीं किया। तो रियली कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहता था और नाम देना चाहता था। इसमें मैं देना चाहता था 2 माइक्रोवोल्ट और फिर देना चाहता था 15 माइक्रोवोल्ट और फिर देना चाहता था 1 माइक्रोवोल्ट, समझ रहे हैं? और फिर देना चाहता नन ऑफ दीज। आई डोंट नो कि ठीक ऑप्शन क्यों लिखे। सो एनी हाउ, जो भी है गौर करें, मैं वो भी समझाता हूं। अक्सर वालों से सोच गई, बच्चे ये सोचते हैं कि देखो चार्ज भी माइक्रो में है और कैपेसिटेंस भी माइक्रो में है, तो वोल्टेज भी माइक्रो में आएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि ये रेशो है और माइक्रो माइक्रो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, जब माइक्रो माइक्रो कैंसिल कर लेते हैं तो ओरिजिनल यूनिट से ओरिजिनल यूनिट बनता है। समझ आ गई है? अगर नॉमिनेटर में माइक्रो होता तो आंसर भी माइक्रो में रह जाता, लेकिन नॉमिनेटर का माइक्रो डिनोमिनेटर के माइक्रो से क्या होता है, कैंसिल होता है, तो आंसर वोल्ट में होगा, माइक्रो वोल्ट में। और मैं देना चाहता था आपको सारे ऑप्शन माइक्रो में और साथ में क्या लिखना चाहता था, नॉन। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, लेकिन बस हुआ जो हुआ वही मंजूर है हमें, ठीक है। तो v इज इक्वल टू q बाई सी। अब माइक्रो माइक्रो कैंसिल, 4 कैंसिल, तो इट विल बी 1 वोल्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। My next question is 161. 161 क्या है? इसमें बात हो रही है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 0.3 सेकेंड, द करंट इज। तो दुनिया जानती है कि करंट होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम, और ये भी जानते हो कि चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कई इलेक्ट्रॉन ही, तो इतना चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय इतना, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 मल्टीप्लाई बाय इतना। So 1.6 10⁻⁹ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। अब जो गिवन है वही पुट करें, 1.6 10⁻⁹ अपनी जगह पर, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिवन है 10⁻, ये 3 है, 3 इंटू 10⁻18, और ये कितना है 0.3। अच्छा है, मुश्किल नहीं है। ये 0.3 इधर से हटा दें तो ये एक और 10 ऊपर आ जाएगा, ये 10 और ये 10 मिलकर क्या बन जाएगा, और -19 और +19 खत्म, 3 और 3, इट मीन करंट इज 1.6 एम्पियर। द करंट इज 1.6 एम्पियर इसका करंट होगा। और दा वही पे इंशाल्लाह। हाँ, 161 क्या है? हाँ, ऑप्शन बी सही है। 162 पे हमारी बातें हो रही हैं। बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ, करंट, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इट इज द सोर्स ऑफ बैटरी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। 163 पे हमारी बात होगी। द मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 ओहम एंड 4 ओहम। मिनिमम कलर राजी, जब पैरेलल हो तो 2 रेजिस्टर 4 है, और पैरेलल मीन मिनिमम मीन 1/r 1/4 प्लस 1/4। मिनिमम मांगा है तो पैरेलल, मैक्सिमम मांगा होता तो सीरीज। तो 1/r इज इक्वल टू 2/4 और r बते से जुड़शी। ये 2 इसका मिनिमम है, यानी 2 से कम 4 एंड 4 से हमें नहीं मिल सकता।
जिस तरह चाहो कनेक्ट करो, 2 से कम नहीं मिल सकता। 164 resistivity of a conductor depends upon length, area, nature, all of them। उमक का क्वेश्चन है खुद द टेम्परेचर पर से नेचर, और वो दो पे डिपेंड करता है, तो इधर आता है नेचर। नेचर ऑफ कंडक्टर में क्या क्या आता है? नेचर ऑफ कंडक्टर से तो वही ना शेप तो बिल्कुल ना आई, गलत। शाबाश। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज नॉट नेचर। एरिया ऑफ कंडक्टर, मटीरियल नेचर दे खुदा, मटीरियल की डिफरेंस सी। ना दाम ना दा चिकलता सुवाई का नाच द कंडक्टर नेचर। जब आप कहते हो कि नेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफरेंट देन द नेचर ऑफ कॉपर, नो रियली द नेचर कम कौन? इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। 3, 4, 5 चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। द गेप्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इज लेस देन द गेप्स ऑफ कॉपर एटम, तो इसलिए नेचर चेंज है। स्पेसिफिक हीट, दोनों के स्पेसिफिक हीट में फर्क है। डेंसिटीज, एटॉमिक नंबर, इस तरह 4-5 चीजें मिक्स होकर इनको एक नाम दिया है क्या? तो जब आप कहते हो नेचर चेंज है, तो दरअसल ये बातें चेंज है। और इन सब में बेसिक कौन सा है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। इंटर एटॉमिक, अगर मैं कहूं कि दिस कंडक्टर इज ऑफ बेस्ट नेचर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन के मैं कह रहा हूं कि इसमें गेप सबसे मैक्सिमम है। गेप मैक्सिमम, जितने गेप्स मैक्सिमम होंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा और आउटपुट ज्यादा होगा। समझ आ गई है? और अगर मैं कहूं इट इज अ पुअर नेचर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इलेक्ट्रिक आउटपुट, तो समझ जाना कि वहां गेप्स मैक्सिमम होंगे, और जब गेप मैक्सिमम होंगे तो रेजिस्टेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कुछ समझ आ रही है? अब आप समझ गए कि नेचर किसे कहते हैं? नेचर मीन इंटर एटॉमिक स्पेसेस, ये बेसिक है। इसके साथ स्पेसिफिक हीट भी है, एटॉमिक नंबर भी है, और एक और भी आपको बताया, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक नंबर एंड गेप्स, ये चारों मिलकर नेचर बताते हैं। 165 वी आर डीलिंग 165 तो वही खाना दस तो वही। द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अब मैक्सिमम मांग रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट मैक्सिमम आप जानते हो सीरीज में तो 6 + 12, आंसर क्या होगा? इनके 18 से ज्यादा हमें नहीं मिलेगा। 166 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 166 कह रहा है, तो सुनो 166 स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज E। जब डाइलेक्ट्रिक आता है तो इफेक्ट कमजोर पड़ जाते हैं, और कमजोर का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आएगा। अगर स्ट्रांग होते तो नॉमिनेटर में आता, लेकिन कमजोर होते हैं तो इफेक्ट जानते हो? व्हाट आर द इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कता सुवाई इफेक्ट नु द्री नमूना वाखलाई, फोर्स पोटेंशियल इंटेंसिटी, फोर्स पोटेंशियल इंटेंसिटी न पोए गई, पोएश होगा ना। जब डाई इलेक्ट्रिक आता है तो इफेक्ट्स वीक पड़ जाते हैं। इफेक्ट्स मीन 3, पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड फोर्स। तो फोर्स के भी डाइलेक्ट्रिक डिनोमिनेटर में होगा, इंटेंसिटी के भी डाइलेक्ट्रिक डिनोमिनेटर में होगा, और पोटेंशियल की भी डाइलेक्ट्रिक डिनोमिनेटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इट मीन के पहले इंटेंसिटी E थी, जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो अब इंटेंसिटी E/K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिंबल ने क्या दिया है? K दिया है, बिकॉज इट डिक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? E/K है। 166 आप समझ गए हैं, और ऑप्शन बी ठीक है। और 167 जनाब, ये है इलेक्ट्रॉन मूविंग एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। रखा बता, जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाता है, वो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं, क्यों नहीं करता? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में हमेशा साइन होता है। क्या होता है? हर मैग्नेटिक फोर्स के मैथमेटिकल फॉर्म में देखो साइन आपको मिलेगा, और जहां साइन होता है वहां 180 और 0 पे रिजल्ट 0 आता है। तो इलेक्ट्रॉन पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। जगोरम से सवाई 167, हाँ 0 फोर्स ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 168 पे हमारी आगे के पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग एंटी, तो हो गया ना। अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द पेज योर कंडक्टर दिखाना, देखो गोरा माता एले कहता हूं वहां, इधर देखो, ये कंडक्टर है, ये पेज क्या है? ये क्या है? बहुत झूठ बोलते हो यार, ये कहां से पेज है यार? ये इंसुलेटिंग है। फर्ज करते हैं ये कंडक्टर है, आप सही कह रहे हो, ये एक कंडक्टर है, ये पेज एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, नुचे टेम्परेचर एक कांस्टेंट, सो नेचर हो सेम कांस्टेंट, नेचर हो सेम कांस्टेंट है, लेंथ एम कांस्टेंट है, एरिया एम कांस्टेंट दा, यो टेम्परेचर वागा बदले देश वागमता कांस्टेंट को,
तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के सारे औजार पे पाबंदी लग गई। लेंथ पाबंदी ऑलरेडी लग चुकी है। जब ये कंडक्टर है तो लेंथ फिक्स है, जब यही कंडक्टर है तो एरिया फिक्स है, जब यही कंडक्टर है तो नेचर फिक्स है। एक टेम्परेचर फ्री था जो रेजिस्टेंस को कम भी कर सकता था और वो भी आपने कांस्टेंट कर दिया, तो अब चाहे इससे करंट ज्यादा हो या कम हो वो वोल्टेज के साथ रिलेटेड है लेकिन रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड। इट मींस कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंडक्टर से करंट इंफिनिटी हो या जीरो हो, इट रेजिस्टेंस रिमेन्स। समझ आ गई है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ऑप्शन क्या होगा? खत्म, शुरू खत्म, ठीक बदरुजम, सही है दर। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददी क्वेश्चन आंसर सौदा कम हो तो पता होने लगेगा, कम नंबर होता तो 168। हाँ, इसमें ऑप्शन क्या होगा? नान होगा। किसने हाफ लिया है? शाबाश, हाफ लिए हैं, आपको मुबारक हो, आपका आंसर गलत है। तो 168 में डियर स्टूडेंट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 169 जो है 1 मोह इज इक्वल टू ओहम इनवर्स, 1 मोह इज इक्वल टू ओहम इनवर्स। 170 क्या है? द करेक्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ केल्विन इनवर्स। दाऊद तो याद भी करना, इस पे यकीन करें, आपका टाइम मैं जाया करूं या आप मेरा टाइम जाया करें ये गलत है। 171 कम क्वेश्चन बताऊं। 171 द मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट लेस देन, जब बॉडी कहते हो तो ये मैक्रो होगा, अगर पार्टिकल आया तो फिर 1p और 1e गलत होगा। जगह चे पार्टिकल के क्वार्क समराजी और पर क्वार्क्स बांधे 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज होता है, 2/3 इलेक्ट्रॉन भी होता है और 1/3 इलेक्ट्रॉन। अगर इस स्टेटमेंट में होता कि द मिनिमम चार्ज ऑन पार्टिकल तो फिर 1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए हो ना? 2/3 मिनिमम चार्ज क्या है? 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 ज्यादा है। 1/3 विल बी द मिनिमम चार्ज ऑन पार्टिकल क्वार्क पर। लेकिन जब बॉडी कहे देन इट मींस मैक्रो, और मैक्रो बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन से कम चार्ज पॉसिबल, या उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या उसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो चार्ज या 1 प्रोटॉन होगा या 1। बॉडी है तो द मिनिमम चार्ज इज 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन 172 जी। वे गोरमा देव गोरमा 171 दे। हाँ तो ठीक है ना, कैन नॉट बी लेस देन, कैन नॉट बी लेस देन तो 1p या 1e से कम नहीं हो सकता ना, ठीक लिखा है ना। इस मैं तो वो रखा ना, इस क्या है? यानी 1 प्रोटॉन हो एंड 1 इलेक्ट्रॉन दोनों शामिल है, यानी इस खैर कोई बात नहीं, जब पोएगम पागे पर आर और एंड लग लग पोएगम, कभी कभार मैं इसको कभी कभार यूज कर सकता हूं, कभी कभार दिमाग काम कर लेता है मेरा, आप खफा ना हो प्लीज, ठीक है? तो मैं खफा की जमा खैर दें, ठीक दा। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है हमारे स्टूडेंट के एंड और आर का ये गेम लफ्जों में खेल लेते हैं। जब पुख्तू की दिन तपुस्को मा पदे हाल की डिफरेंट बॉडीज दी, पदे बॉडीज की कम वैल्यू ऑफ चार्ज दा से दा हागीना कम चार्ज पॉसिबल न दे नो योमेंट तब माता दा से चे सर यो इलेक्ट्रॉन या यो प्रोटॉन कहते वे सर यो इलेक्ट्रॉन न हम कम पॉसिबल न दे आओ या बने आओ बवे और 1 प्रोटॉन न हम कम पॉसिबल न दे, 1 इलेक्ट्रॉन न कम पॉसिबल न दे और द 1 प्रोटॉन न हम कम। तो अगर आप इस सेंस में बोलो तो एंड भी ठीक है, समझ गए हो ना? डजंट मैटर कोई न से खाजा चेते ना खले सो कम में अगला 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दा कम दे खाना दिमाग लो पे एग्री दे रुरिया 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। या अच्छा मैंने इधर आर लिखा है नुदा से आएगा नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा आप ठीक है, इसमें क्या है? 1 प्रोटॉन एंड 1 ठीक था खैर मारता 1 ना माजरत हो कना खपा हो नहीं कना 172 गोरा माजता पर खबर पोए न तो जमा पर खबर पोए कना तो ठीक है। मैं आपको समझू या ना समझू इससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं, आप मुझे समझो तो ये ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना समझो तो फर्क पड़ता है, समझ लो तो अच्छा है। कैसे हो? ठीक हो? कम क्लास के खाना स्टूडेंट है ना मेरे, कभी सामने बैठे हो ना? अच्छा अभी भी तो बैठे हो गुड शाबाश। कितने मार्क्स आए थे अभी की से? ओहो खैर कोई बात नहीं, इससे इंशाल्लाह आपको अच्छा सिला खुदा देगा। आई नो हिम पर्सनली, मुझे याद है, आई डोंट नो किन क्लास में सामने बैठा है और स्टडी वाला बंदा है, मैं जानता हूँ आप स्टडी वाले हो, ठीक है?
ऐसा कम देर गप्पो लगाओ हाँ मैं खफाकीगा खैरी होना क्यों खुदे खैर कही अल्लाह दिमल शहा 182 ने खुदे जाती देर की ठीक ना। अच्छा जनाब क्या कह रहा था ब्लूटूथ के बगैर इंशाल्लाह तो 172 पे बात करेंगे और 2 bodies of 2 kg and 3 kg are placed at same distance from source charge। ये सोर्स चार्ज दे ये एक सोर्स चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर यहां 2 kg की बॉडी पड़ी है और इससे r डिस्टेंस पर यहां 3 kg की बॉडी पड़ी है। दोनों डिस्टेंसेस सेम है और इन पर चार्ज भी दोनों पर क्या है। अब सोर्स को हम Q1 ले लेते हैं और ये Q2 का काम कर रहा है और ये भी क्योंकि चार्ज सेम है। जब डिस्टेंस भी वही है चार्जेस भी वही है मीडियम भी वही है तो दोनों का फोर्स क्या होगा यानी जितना फोर्स इधर होगा उतना ही फोर्स तो F1 विल बी इक्वल टू F2। समझ गए हो मासेस डिफरेंट है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ये मास पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों मास पे डिपेंड नहीं करता सो यू हैव टू प्रेफर द इलेक्ट्रिक फोर्स। 172 की कम ऑप्शन ठीक देखा ना ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। 173 डिस्कशन में है रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्फीयर विद सेम चार्ज एंड डिस्टेंसेस एयर में और मीडियम में। तो ये ऊपर उन स्फीयर के दरमियान फोर्स इन एयर और ये नीचे उन्हीं स्फीयर के दरमियान फोर्स इन मीडियम। और आप जानते हो कि एयर में फोर्स क्या होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक या मीडियम हर इफेक्ट को वीक करेगा और फोर्स इफेक्ट में एक इफेक्ट है तो मीडियम फोर्स को वीक करेगा कम करेगा कैंसिल करेगा तो नीचे आंसर क्या होगा कम एंड ज्यादा बाय कम इज ज्यादा ग्रेटर देन 1 द कम क्वेश्चन हो द 173 रो द मास्टर आंसर बसी ओहो ये तो ग्रेटर और लेस वाली नहीं है बात तो ज्यादा देखो ज्यादा बाय कम 1 से ग्रेटर शॉर्ट फॉर्म मिल जाता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा इट हैज नो यूनिट एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट मीन के 1 से ग्रेटर मीन इट इज डाई इलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे क्या होगा 1 होगा। द करेक्ट आंसर इज k by 1। करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी है। तस्वाई 1 ओवर के राजी योमेंट तस्वाई 1 ओवर के पकार दे तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हम ऑप्शन गलत बोली को अब ठीक है ओहो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती द क्वेश्चन था मैं प्रे दी 173 में करेक्ट ऑप्शन बी है ना इसमें क्या हर्ज है सॉल्व करता हूं फोर्स इन एयर फोर्स इन मीडियम सुने एयर में फोर्स फर्स्ट करो F है जब मीडियम आएगा तो फोर्स को K टाइम डिक्रीज करेगा तो ये फोर्स बाय K बन जाएगा ये इधर डिवाइड है ऊपर जाकर तो Fk बाय F F कैंसल द आंसर इज K बाय 1। समझ गए हो ये K स्क्वायर था ये 1 नहीं था आप खुद नहीं खुद सोचे ना ऑप्शन में स्क्वायर था उन्होंने 1 लिखा है मैं क्या करूं स्क्वायर है कॉमन सेंस हमसे सीधी अगर 1 पावर होता तो 1 लोग लिखते हैं कभी आपने आप इधर भी K के ऊपर 1 लिखो कोई हर्ज पड़ता है जब इट मीन के देयर इज सम पावर इट मीन के स्क्वायर है क्या है K स्क्वायर लिया गया था ऑप्शन अच्छा है आपने हाईलाइट किया ऑप्शन ए दा से कहीं खाना ऑप्शन ए K 1:1 आता है ये 1 नहीं ये क्या है K इसको स्क्वायर कर दो और ऑप्शन ए गलत है। अच्छा है आप समझ गए हो 174 आप मेरे साथ जाती कर रहे हो फिलहाल द रेशियो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन 1 जूल बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 जूल तो 1.6 × 10⁻19 जूल और जूल तो द आंसर इज 1.6 × 10⁻19 और ऑप्शन बी सही है। 175 जो है if current through a wire of 2 meter is 1 ampere the charge passing through it in 1 hour is तो भाई चार्ज इज इक्वल टू IT होता है 1 एम्पियर करंट है और ये 1 घंटा है 1 आवर तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड इट इज 3600 कूलम। करेक्ट ऑप्शन क्या है ए है। 176 प्लीज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन E एंड प्लेन इज प्लेन दिया है याद रखना फ्लक्स के भी 2 फार्मूले हैं एक होता है EA cos ऑफ थीटा ये तब इस्तेमाल करोगे जब इंफॉर्मेशन में क्या होगा और एक है EA sin अल्फा
अल्फा वहां लेते हो जहां इंफॉर्मेशन में क्या हो, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्लेन एंड थीटा इज ऑलवेज द एंगल ऑफ नॉर्मल। फ्लक्स के फार्मूले में नॉर्मल के साथ काज और प्लेन के साथ साइन। अब इंफॉर्मेशन चूंकि